सो नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, दैट नेम ऑफ द टॉपिक इज इंडियन स्टैम्प एक्ट 1860। चलिए बच्चों, सो बच्चों देखते हैं टॉपिक क्या है, व्हाट दिस टॉपिक रिलेट्स टू इंडियन स्टैम्प एक्ट। कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एग्जाम के लिए? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज है 5 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। चलिए, सो दिस चैप्टर हैज द वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। से लेके बच्चों कितने मार्क्स तक का? 5 से 8 मार्क्स तक का इस चैप्टर का क्या है, वेटेज है ना। प्लीज, नाम है बच्चों इस एक्ट का स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब होता है सिक्का लगाना, हाँ, ठप्पा लगाना या सिक्का लगाना। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों, व्हाई डू वी क्यों जरूरी है स्टैम्प्स? कई लोगों को लगता है, जैसे नॉर्मल लीमैन, जब मैंने भी ये पढ़ा नहीं था तो मुझे लगता था कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर स्टैंप लग गया तो बेसिकली वो ट्रांजैक्शन ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। ऐसा हम मानते थे, गवर्नमेंट को जानकारी मिल गई उस ट्रांजैक्शन की। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड कि क्या हुआ है। स्टैंप के जरिए गवर्नमेंट इज जस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट बेटा? यस, स्टैंप इज अ स्टेट मैटर है। याद रखना, स्टैंप कौन सा मैटर है? स्टैंप इज अ state matter. So when I say stamp is a state matter, what does that mean? जब मैं ये कहूं कि स्टैम्प जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट का मैटर है, इसका मतलब क्या होता है? यस, एग्जैक्टली। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सो स्टैम्प जो है, स्टैम्प से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो कहां पर है? वो लिस्ट 2 में है, दैट इज स्टेट लिस्ट में। तो स्टैम्प से रिलेटेड लॉ कौन बना सकता है? कौन बना सकता है बच्चों? स्टैंप से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, या फिर और कहूं तो स्टेट का लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा लॉ है? इंडियन स्टैंप एक्ट है, 1860 का है। मतलब ये लॉ तो तब का है जब स्टेट और यूनियन के बीच में पावर बाइफरकेट हुई नहीं थी। पावर जो बाइफरकेट होना शुरू हुई, या पावर जो बाइफरकेट हुई किसके बीच में? स्टेट और यूनियन के बीच में जो पावर बाइफरकेट हुई है वो किसके थ्रू हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया 1950 में। ये लॉ मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो 1860 का लॉ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ये लॉ बहुत पहले का है, जब यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स भी क्या नहीं हुई थी, बाइफरकेट। तो अभी जो मैं पढ़ रहा हूं, ये इंडियन स्टैंप एक्ट कहां पे एप्लीकेबल होता है? क्या नहीं से स्टेट्स ने तो क्या कर लिया है बच्चों? स्टेट्स ने तो अपना अपना लॉ बना लिया, लेकिन स्टेट, हर एक स्टेट ने जो अपना लॉ बनाया है वो किसको ध्यान में रख के बनाया है? इंडियन स्टैंप एक्ट को। मतलब हर एक स्टेट का स्टैंप लॉ लगभग सेम है। हर एक, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, हर एक स्टेट का स्टैंप लॉ क्या है? सेम है। बट हर एक स्टेट के स्टैंप ड्यूटी के रेट्स क्या हैं? रेट्स अलग अलग। महाराष्ट्र इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंप ड्यूटी। ऑन द कॉन्ट्ररी, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, Andhra Pradesh, these are some of the cheapest states when it comes to what beta? When it comes to stamp duty. Tamil Nadu is very expensive. So, हर एक स्टेट का लगभग लॉ ऐसा ही है जैसा हम पढ़ रहे हैं। हर एक स्टेट के जो बेसिक्स हैं लॉ के वो क्या है? सेम ऐसे ही है। बट हर एक स्टेट में अलग क्या है? शेड्यूल 1। व्हाट इज शेड्यूल 1? इस लॉ के बाद, इस लॉ में क्या है बच्चों? देयर इज अ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 क्या बताता है? शेड्यूल 1 क्या बताता है? शेड्यूल 1 रेट्स बताता है। किसके रेट्स बताता है?
स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स बताता है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? तो ये जो लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लॉज जो हम पढ़ने वाले हैं। काफी स्कोरिंग है। एक बार तो ऐसा हो गया था मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2018 में, जून 2018 में 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे स्टैम्प एक्ट से। और दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं। यस, बहुत सारे टीचर्स इस चैप्टर को, बहुत सारे क्लासेस में इस चैप्टर को पढ़ाते भी नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को क्या करें बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये चैप्टर दूसरों की कमजोरी है। बहुत सारे लोग, अगर आप ये चैप्टर मॉड्यूल में देखेंगे तो आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप लाइफ में कभी नहीं पढ़ेंगे ये चैप्टर। मॉड्यूल में तो ऐसा खतरनाक तरीके से चैप्टर दिया है, समवन हैज ट्राइड। जिन्होंने देखा क्या मॉड्यूल में, बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक तरीके से उन्होंने वो चैप्टर लिखा है बच्चों। बट डोंट वरी, मैंने इस चैप्टर को बड़े प्यार से लिखा है। मॉड्यूल की लैंग्वेज 90% तो गायब कर दी है मैंने, चीजों को मैंने अपनी लैंग्वेज में किया जिससे थोड़ा सा आपको आसान लगेगा ये चैप्टर। और सच में चैप्टर अच्छा है, मतलब ऐसा कोई नो हार्ड फीलिंग्स, चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। अगर एग्जाम में 12-13 मार्क का चैप्टर आता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप ये मान के चलो, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के बाकी के सारे चैप्टर 5-5 मार्क के हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर बूंद बूंद से घड़ा बनता है। और बिलीव मी बच्चों, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द टॉपिक, इज द चैप्टर जहां पे 60 मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। जून और दिसंबर दोनों के एग्जाम में जिसने ऑल इंडिया टॉप किया था, शी वाज माय स्टूडेंट। यू कैन, मैंने उनके इंटरव्यू यूट्यूब पे पोस्ट किए, आप देख सकते हैं। सो वन वाज नेहा, वन वाज दिशा, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। एक ने 77 स्कोर किया था, एक ने 74 स्कोर किया था। सो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। दिस चैप्टर इज रियली वर्थ रीडिंग। और अभी 25 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, सो यू विल सी मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स विल अगेन टॉप। ठीक है ना? एनीवे, विदाउट, अब मैं अपनी तारीफ थोड़ा करना कम करूंगा और मैं टॉपिक शुरू करता हूं। सो वी वुड बिगिन विद इंडियन स्टैम्प एक्ट। हम लोग कौन से टॉपिक के साथ शुरू करेंगे? इंडियन स्टैम्प एक्ट। भाई, सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करना है, सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करना है पैसा, इसलिए बना दिया स्टैम्प एक्ट। बोलो तारा रारा, कुछ है ही नहीं मेरे टाइम पास। सो अच्छा, व्हाई शुड सीएस नो? सीएस को क्यों पता होना चाहिए इंडियन स्टैम्प एक्ट? सीधी सी बात है भाई, शेयर ट्रांसफर होते हैं, शेयर ट्रांसफर के ऊपर क्या लगती है? फिजिकल शेयर जो ट्रांसफर होते हैं उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ठीक है, और तुम्हारी कंपनी, तुम जिस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, तुम कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हो, सो व्हाट यू हैव टू डू, कंपनी की जमीन जायदाद से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आप एग्जीक्यूट करते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी बराबर से पे नहीं की, you have to take care as an officer of the company, as a KMP of the company, you have to take care कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी बराबर से क्या भर रही है, वो कंपनी बराबर से स्टैम्प ड्यूटी पे कर रही है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। क्यों सर, क्यों मैं देखूं? आपने इसलिए देखना है बिकॉज इफ कंपनी डज नॉट पे अ प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी, यू मे बी प्रोसिक्यूटेड। कौन रिस्पॉन्सिबल? द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन वो इंचार्ज जो रहते हैं डायरेक्टर्स, अगर वो प्रूव कर दे कि हमने ये ड्यूटी किसको दी थी, सीएस को दी थी, कंसीडरिंग कि सीएस एक्सपर्ट है। उसके बाद व्हेन यू आर इन प्रैक्टिस साइड ऑफ द प्रोफेशन, जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस साइड ऑफ प्रोफेशन में होते हैं, तो कहना इसे, और अभी प्रैक्टिस का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है हाल के टाइम में। तो जब आप प्रैक्टिस साइड में होते हैं तो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स कौन से फॉर्म में होते हैं, फिजिकल फॉर्म में होते हैं। उनके शेयर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ट्रांसफर करवाता है, ये सारी चीजें। तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद द लॉज रिलेटिंग टू स्टैम्प ड्यूटी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, किस पे? जब कंपनी क्या होती है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके एमओए पे अपन क्या पे करते हैं? बिकॉज एमओए इज एन इंस्ट्रूमेंट, एमओए इज एन, उसके ऊपर भी अपन क्या पे कर रहे हैं बच्चों? स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। सो कुल मिला के व्हाट आई वांट टू से इज, कुल मिला के जो चीज मैं कहना चाहता हूं वो ऐसी है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी, हमेशा याद रखना जब मैं आपको इंडियन स्टैम्प एक्ट पढ़ाऊंगा तो दिस वर्ड आई विल बी यूजिंग फ्रीक्वेंटली। व्हिच वर्ड? आई विल बी यूजिंग द वर्ड इंस्ट्रूमेंट क्वाइट ऑफ्टन। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही क्या लगती है? स्टैम्प ड्यूटी। नाउ इंस्ट्रूमेंट को आप क्या बोल सकते हैं? इट्स एन अग्रीमेंट।
इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एक, या फिर अग्रीमेंट से अच्छा आप बोल सकते हैं कोई भी पीस ऑफ पेपर जो क्या क्रिएट कर रहा है राइट्स और ऑब्लिगेशन, कोई भी पीस ऑफ पेपर, तो अग्रीमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। शेयर ट्रांसफर डीड, शेयर ट्रांसफर कैसे होते हैं, शेयर ट्रांसफर डीड बेसिकली इट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी। आप घर किराए से दे रहे हैं, आप घर खरीद रहे हैं, रिसीट, रसीद, आप दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो आपको क्या मिलती है, रसीद, रसीद प्रूफ है कि आपने सामान खरीदा है। आपने लोन पे किया, आपको क्या मिलती है, एक रसीद मिलती है। सो ये सारी चीजें क्या है, all these things are instruments which are subject to what beta, which are subject to the payment of stamp duty. So instrument के ऊपर you have to pay, what you have to pay, stamp duty. Is that clear? So it is a duty of CS to check whether all the instruments of the company are properly stamped. If documents are not properly stamped, अगर document क्या नहीं है, सही तरीके से stamped नहीं है, CS के ऊपर भी क्या आ सकती है, लाइबिलिटी या फिर जिम्मेदारी आ सकती है। इंडियन स्टैम्प एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू रेज रेवेन्यू फॉर द, स्पेसिफिकली आई हैव स्पेसिफाइड, स्पेसिफिकली आई हैव स्पेसिफाइड स्टेट गवर्नमेंट। इस कानून के ऑब्जेक्टिव क्या है, रेवेन्यूज जनरेट करना। किसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना, स्टेट गवर्नमेंट। स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल ऑन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब पीस ऑफ पेपर जो क्या करता है, जो क्या क्रिएट करता है, राइट्स और ऑब्लिगेशन। तो इसमें सब लिख सकते हो, क्रिएट करता है, ट्रांसफर करता है, असाइन करता है, बढ़ाता है, लिमिट करता है, क्या बच्चों, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। स्टैंपिंग इज व्हाट बेटा, प्रीलिमिनरी स्टेप्स टू स्टेप टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड होते हैं, जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, उनका क्या होता है, उनका रजिस्ट्री होता है। उनकी क्या होती है, आपको पता है घर खरीदते हैं तो अपन क्या कराते हैं, घर की रजिस्ट्री कराते हैं। सो रजिस्ट्रेशन कराने के पहले अपने को क्या पे करना होता है, वी नीड टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। लेकिन कौन से अग्रीमेंट्स में, कौन से कन्वेंस में, घर खरीदने से रिलेटेड अग्रीमेंट्स में रजिस्ट्री के पहले व्हाट डू यू डू, यू पे द स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपके साथ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। किसके बारे में डिस्कस करूंगा, इस कानून के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है बच्चों, बिल ऑफ लेडिंग। नाउ व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग, और हमेशा याद रखना बिल ऑफ लेडिंग और आल्सो इंक्लूड्स थरो बिल ऑफ लेडिंग। थरो मींस कंप्लीट बिल ऑफ लेडिंग। सो व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग, इफ समवन रिमेंबर्स the days of foundation, he or she will be able to answer. Ship yes, bill of lading आता है, ship कहीं ना कहीं आता है। So basically bill of lading एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, अगेन इट्स एन, obviously bill of lading is an instrument, that's why हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर bill of lading इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो यहाँ पे पढ़ने का कोई रीजन मेरे पास नहीं होता। So bill of lading, रेलवे रिसीट्स, ये सब क्या होते हैं बच्चों, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। So basically yes, document of title, very correct he said. So बच्चों जब क्या होता है, अपन अपने गुड्स कहां से लेके जाते हैं, शिप से लेके जाते हैं। कहां से लेके जाते हैं, शिप से लेकर जाते हैं। अच्छा ये संडे को मैराथन है अपना, रनिंग है, मॉर्निंग 6 को वी विल स्टार्ट, आई एंड यू हैव टू रीच हियर बाय 5:30। ठीक है, और जो आएगा अच्छा होगा, जो नहीं आएगा वो सोएगा बच्चों। But if you want to create a willpower within you, the cause of this marathon, you know, is to create a willpower within you, कि अगर आपने कुछ सोचा है तो आप उसको क्या करेंगे, अचीव करेंगे। So to commence with it, we can have a 5 kilometer run. So 5 kilometer में those who are very much comfortable, they can run with me for 5 kilometers. Those who are not comfortable, they can walk with Supan sir. So we both will be here. ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन। सो एनीवे विल स्टार्ट विद व्हाट बेटा, तो दोनों ही हमारे पास है। इफ यू वांट टू बी रनर देन आई एम देयर, इफ यू वांट टू बी अ वॉकर सुपांसर इज देयर। ठीक है, बट डोंट कम विद जॉनी वॉकर। ठीक है, चलिए बच्चों, एनीवे सो मैं स्टार्ट करूंगा बिल ऑफ लेडिंग के साथ। सो व्हाट बिल ऑफ लेडिंग एक्चुअली इज,
बच्चों ध्यान से देखिए, व्हाट बिल ऑफ लेडिंग एक्चुअली इज, ध्यान से देखेंगे। सो जब आप शिप से अपने सामान को भेजते हैं, जब आप गुड्स कैसे भेजते हैं बच्चों, व्हेन यू सेंड योर गुड्स थ्रू शिप, जब आप शिप से अपने सामान को भेजते हैं, तो जो शिपिंग अथॉरिटीज होती हैं, क्या होती है, जो पहले आपको देती हैं वो मेट रिसीट। क्या देती हैं वो? फर्स्ट दे प्रोवाइड यू मेट रिसीट। व्हाट इज मेट रिसीट? जो शिप का कार्गो इंचार्ज होता है, वो आपको एक रसीद देता है जिसमें क्या लिखा रहता है कि आपके गुड्स जो हैं वो शिपिंग अथॉरिटीज ने क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। सो मेट रिसीट इज द प्रूफ दैट गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड बाय शिप। यू गेट द मेट रिसीट। मेट रिसीट लेके आप किसके पास जाते हो? शिप के कैप्टन के पास जाते हो। किसके पास जाते हो? या जो भी शिप का कंसर्न ऑफिसर है, यू गो टू हिम एंड यू शो हिम द मेट रिसीट। जैसे ही आपने उसको मेट रिसीट बताया, वो आपको क्या देता है? मेट रिसीट के आधार पे वो क्या बना के देता है? बिल ऑफ लेडिंग। इज दैट क्लियर? एंड नाउ बिल ऑफ लेडिंग किसके काम आएगा? द वन हु इज गोइंग टू रिसीव द गुड्स। जो बंदा गुड्स को क्या करने वाला है? रिसीव करने वाला है। बिल ऑफ लेडिंग उसके पास का, उसके काम आएगा। सो द पर्सन हु विल रिसीव द गुड्स, द पर्सन हु विल व्हाट बेटा? द पर्सन हु विल रिसीव द गुड्स विल शो व्हाट ही विल शो? बिल ऑफ लेडिंग। और जब वो बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगा, क्या दिखाएगा? जब वो बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगा तो क्या होगा? उसको रिसीवर को गुड्स मिल जाएंगे। ठीक है। सो बिल ऑफ लेडिंग इज व्हाट? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट में? वी स्टार्टेड विद न्यू टॉपिक इंडियन स्टैम्प एक्ट। हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं बिल ऑफ लेडिंग? बिकॉज बिल ऑफ लेडिंग इज सब्जेक्ट टू व्हाट बेटा? स्टैम्प ड्यूटी। एग्जाम में एक बार आ चुका है बिल ऑफ लेडिंग, और कई बच्चे लिख नहीं पाए थे, वही अपना फाउंडेशनल ज्ञान पेल दिया। ठीक है। सो बिल ऑफ लेडिंग इज व्हाट बेटा? इट इंक्लूड्स व्हाट बेटा? a thorough bill of lading या through bill of lading भी बोल सकते हैं। It includes a through bill of lading means complete bill of lading, but does not include what beta? Mate receipt. When the goods are sent through ship, the shipping authorities issue a bill of lading. It is what beta? Document of title of goods loaded in the ship. When the receiver of goods will produce bill of lading, then only the shipping authorities will what beta? Will release the goods at the receiving end. Mate receipt is what beta? It's just an acknowledgement. It's just an acknowledgement of what? That the goods have been received by the shipping authority. But mate receipt is not an instrument. For the purpose of stamp duty, what is instrument? Bill of lading is an instrument. Next, what is conveyance? मैंने ये बताया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आई हैव टोल्ड इट व्हाट कन्वेंस इज। देखिए अग्रीमेंट में क्या, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में यू मेक अ प्रॉमिस, आई मेक अ प्रॉमिस दैट यू नो आई विल ट्रांसफर माय लैंड टू डिंपल। मैंने डिंपल से प्रॉमिस किया कि मैं अपनी लैंड किसको बेच दूंगा? डिंपल को बेच दूंगा। इज इट अ कन्वेंस? इट्स नॉट। See, there is a difference between contract and conveyance. Contract में you make the promise that you will perform certain act in future. In conveyance, the act is already performed. You just record the transaction. In conveyance, what do? The act is already performed. मैं एक फ्लैट खरीद रहा हूं, मैंने पैसे दे दिए हैं, बिल्डर ने मुझे घर की चाबी दे दी है। प्रॉमिस है या परफॉर्म हो गया? लेकिन इस चीज को लिखते कहां पे हम लोग? सेल डीड में, नॉट अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं उसको? सेल डीड में कभी ये नहीं लिखा रहता कि ये पैसे देगा, इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं। सेल डीड में क्लियरली लिखा रहता है दुष्यंत जैन हैज पेड 1 करोड़ रुपीज एंड बिल्डर हैज ट्रांसफर्ड द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू दुष्यंत जैन। सो व्हाट इज कन्वेंस? इंस्टेड ऑफ ये लिखने से अच्छा अपन ये, ठीक है, एक वर्ड में अपन को डिफाइन करें तो अपन ये लिख सकते हैं। सो व्हाट इज कन्वेंस? It is a document which is used for what beta? For recording what? A transaction. For recording a transaction which has already taken place. देखिए एक मिनट, डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट को लिख लेना डॉक्यूमेंट। इट्स अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू transfer of immovable or movable property, and the said document records the transaction.
that has already taken place between the parties, and the said document records the transaction which has already taken place. और ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है विच इज ऑलरेडी टेकन प्लेस. अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले कॉन्ट्रैक्ट और कन्वेंस में, विल यू बी एबल टू टेल? कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो सामने वाली पार्टी स्यू कर सकती है, बट ये क्वेश्चन कन्वेंस में होता ही नहीं है. क्यों? कन्वेंस में तो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, परफॉर्म हो चुका है, वी जस्ट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन कन्वेंस. ठीक है बच्चों, इसके ऊपर डिफरेंस आया था. executed and execution. Even Google cannot answer. If you check Google, what is the difference between executed and execution? As per the latest Wikipedia, कुछ नहीं, Google कुछ नहीं बता पाएगा. वो बताएगा there is a grammatical difference. Executed is past participle and execution is present. ऐसा कुछ बता देगा. So legal sense में what exactly is the difference between executed and execution? ध्यान से किया. अगर आप अपने हाथ से साइन करते हो, अगर आप क्या करते हो, शिवम का है, अगर आप अपने हाथ से क्या करते हो, साइन करते हो, क्या है बच्चों? it is executed. So the word executed is used when both the parties, what do? They sign under their hand. अंडर देयर हैंड का इंटरप्रिटेशन मतलब हाथ के अंदर से, अंडर देयर हैंड मतलब हाथ से. एंड देन द टर्म कम्स व्हाट बेटा? एग्जीक्यूशन. इट इंक्लूड्स मार्क बाय इलिटरेट पर्सन. सो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो गया? यस, इलिटरेट पर्सन किस कैसे यूज करता है? मार्क लगाता है, मतलब ही यूजेस अ मार्क. सो एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन के बीच में देयर इज नो क्लियर कट डिफरेंस. एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन के बीच में देयर इज नो, एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटेड एंड. अपने को क्या करना है? शुड वी ट्राई टू डिस्टिंग्विश? नो, वी शुड नॉट. वी शुड क्लियरली टेल कि एग्जीक्यूटेड क्या है, कि जब एक बंदा अपने हाथ से साइन करता है इट बिकम्स एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूशन इट आल्सो इंक्लूड्स द मार्क which are used by an illiterate person. So execution जो वर्ड है ये थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड है. एग्जीक्यूशन वर्ड अपने आप अपने अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूटेड को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है. एंड when a particular thing, when a particular instrument is executed, when a particular instrument is what beta? Executed, then only it is subject to what beta? एक बार किसी इंस्ट्रूमेंट का एग्जीक्यूटेड हो गया है या फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन, दोनों चीजें यूज कर सकते हो. वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इट इज लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन द इंस्ट्रूमेंट इज लायबल टू व्हाट बेटा? सो एग्जीक्यूशन आल्सो इंक्लूड्स एग्जीक्यूटेड. इज दैट क्लियर? चलिए एक बार देखते हैं क्या है बच्चों. एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है? साइन. एंड एग्जीक्यूशन मीन्स सिग्नेचर. एग्जीक्यूटेड का मतलब साइन एंड एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है सिग्नेचर. ध्यान देखिए, सिग्नेचर इंक्लूड्स अ मार्क बाय इलिटरेट पर्सन. तो बेसिकली एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो गया? एग्जीक्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स अ मार्क बाय इलिटरेट पर्सन. वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज साइन देन ओनली इट बिकम्स चार्जेबल टू इंस्ट्रूमेंट, चार्जेबल टू व्हाट बेटा? स्टैम्प ड्यूटी. या फिर क्या मैं ये बोल सकता हूं, वंस एन इंस्ट्रूमेंट
is done with execution, is done with the collector can receive stamp duty without penalty and certify an instrument as what beta duly stamped as from the date of. करेक्ट है. कलेक्टर के पास एक पावर है. क्या पावर है? कलेक्टर हैज द पावर कि वो किसी इंस्ट्रूमेंट को रिसीव कर सकता है विदाउट पेनल्टी एंड सर्टिफाई दैट इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड एज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन. कैन समवन लेट मी नो इसका मतलब क्या हो गया? चलो मैं हिंट देता हूं एक. तुमने स्टैम्प ड्यूटी पे की, सुनो सुनो, तुमने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन तुम स्टैम्प ड्यूटी पे करने में लेट हो गए. तो ये जो लाइन लिखी है ये कब की है? पहले या बाद की? मतलब तुम टाइम पे गए या लेट गए? लेट गए. तुम कलेक्टर के पास लेट गए बच्चों. क्या हो गया? कुछ गलत बोला क्या मैंने? सो यस यू रीच लेट. हिंदी बोलना बहुत डेंजरस है. खूंखार लोगों के बीच में हर एक चीज का गलत मतलब निकाल लेंगे. नाउ प्लीज हियर बच्चों. सो मैं ये कह रहा हूं कि आपने कलेक्टर के पास जाना था, बट आप कलेक्टर के पास रीच्ड लेट. You reached late to the collector. You could not approach the collector within the time limit prescribed for approaching the collector for the payment of stamp duty. In this case, collector has the power. Collector will not charge penalty, provided आप लेट गए तो collector आपसे क्या नहीं करेगा? Collector won't charge penalty and collector has the power कि वो क्या कर सकता है? Stamp लगा के बोल सकता है कि this instrument is valid from the date of. Is that clear? So collector has the power. Collector has the power. In the case of Meva Kumari, in the case of Meva Kumari, काजू किसमें से बहुत प्यार होगा? Versus Bauri, it was decided that the instrument is duly stamped. Please hear. The instrument is duly stamped if it has been duly stamped at the time of execution. मतलब execution मतलब when both the parties were signing, उसी टाइम पे क्या लग गया? स्टैंप लग गया. जैसे आपको पता है कई जब आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं तो आप कई बार उसके सामने पे करते हैं. किसके सामने? अथॉरिटी के सामने, कलेक्टर के सामने. एंड इज एडमिसिबल इन एविडेंस दो द स्टैंप इज सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड और लॉस्ट. करेक्ट है. कलेक्टर के सामने स्टैंप ड्यूटी दी, मैंने और ऋत्विक ने, मैंने घर बेचा, ऋत्विक ने खरीदा. हम दोनों ने क्या कर दिया? हम दोनों ने साइन कर दिया. अब जब हम दोनों ने साइन कर दिया, कलेक्टर के सामने हमने साइन किया, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन हो गया कलेक्टर के सामने. बाद में ऋत्विक का झगड़ा हो गया अपनी वाइफ से, और झगड़े में ऋत्विक की वाइफ ने स्टैंप उखाड़ के खा गई. तो क्या होगा बच्चों? डजंट मेक अ डिफरेंस. इट डजंट मेक अ डिफरेंस. स्टैंप क्या है भाई साहब? स्टैंप क्या है? इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड. इज दैट क्लियर? भले ही वो बाद में क्या हो जाए. अरे तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? So, अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों बड़ा क्या नहीं से द टर्म एग्जीक्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स द टर्म एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो एग्जाम में ज्यादा डिफरेंस दिखाने की कोशिश मत करना. चाहो तो लिख सकते हो एग्जीक्यूटेड जो टर्म है वो किसको इंक्लूड करती है? एग्जीक्यूटेड को इंक्लूड करती है. एग्जीक्यूशन इंक्लूड्स एग्जीक्यूटेड बिकॉज एग्जीक्यूटेड रेफर्स टू अंडर हैंड से जो साइन होता है. सिग्नेचर इंक्लूड्स अंडर हैंड. एग्जीक्यूशन का मतलब होता है सिग्नेचर. सिग्नेचर का मतलब हो गया अंडर हैंड भी एंड बाय मार्क बाय एन इलिटरेट पर्सन आल्सो. इज दैट क्लियर? एंड अ ड्यूटी एंड एन इंस्ट्रूमेंट बिकम्स लायबल टू ड्यूटी ओनली आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन या फिर ओनली आफ्टर इट इज एग्जीक्यूटेड. एग्जीक्यूटेड कब होगा? जब दोनों पार्टी ने साइन किया हो. लेकिन कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जैसे पावर ऑफ अटर्नी. पावर ऑफ अटर्नी एक भी पार्टी अगर उसको साइन करती है तो भी वो क्या हो जाती है? वैलिड हो जाती है. पावर ऑफ अटर्नी इज यूनिलैटरल इंस्ट्रूमेंट ना. जिसने पावर, जो पावर दे रहा है अगर वही साइन, एफिडेविट इट्स एन यूनिलैटरल इंस्ट्रूमेंट. क्या बोलते हैं इनको? इनको डीड पोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको?
डीड पोल, जो इंस्ट्रूमेंट एक ही पार्टी के साइन पे वैलिड हो जाता है उसको हम डीड पोल कहते हैं. इज दैट क्लियर? श्योर. विल यू बी एबल टू राइट डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूशन? यू मस्ट रादर. ठीक है, चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट इज व्हाट बेटा? बॉन्ड. ध्यान से, दो ही चीज याद रखना बॉन्ड को लेकर. रिटन प्रॉमिस टू पे मनी, रिटन प्रॉमिस टू पे मनी, but if some condition is fulfilled, written promise to pay money, but if some condition is what beta? Fulfilled, then promise to pay money should be treated as void. ठीक है, मैं ऋत्विक को प्रॉमिस करता हूं कि अगले साल 10 लाख रुपए दूंगा. मैं ऋत्विक को प्रॉमिस करता हूं कि मैं अगले साल कितना दूंगा, बट अगर ऋत्विक को मैंने काला घोड़ा दे दिया तो 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस क्या हो जाएगा? वॉइड. अगर ऋत्विक को मैंने सफेद हाथी दे दिया, अगर ऋत्विक को मैंने 1 किलो सोना, कितना सोना है, दे दिया तो मेरा प्रॉमिस क्या हो जाएगा? वॉइड. तो मैं ऋत्विक को 1 साल के बाद क्या दूंगा? 10 लाख रुपए या फिर काला घोड़ा. और लेकिन अगर काला घोड़ा दे दिया तो प्रॉमिस टू पे मनी शुड बी ट्रीटेड एज व्हाट बेटा? वॉइड. क्या है ये? बॉन्ड है. सो बॉन्ड में तो बॉन्ड में प्राइमरी कंडीशन क्या है? देयर शुड बी अ प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट ऑफ मनी, and please and that promise is certain or contingent with some other thing. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैटरीना कैफ मेरे से प्रॉमिस करती है कि दुष्यंत के बर्थडे में मैं डांस करेगी, नहीं सॉरी, दुष्यंत को मैं 10 लाख रुपए देगी, दुष्यंत के बर्थडे में कितना देगी? 10 लाख देगी. बट अगर दुष्यंत के बर्थडे में डांस कर लेगी तो 10 लाख रुपए देने वाली नहीं है. समझ में आ रहा है? तुमने सुना होगा कई बार बॉन्ड भर के दे. जब हम लोग बेल वगैरह होता है किसी का तो बोलते हैं ना बॉन्ड भर के दे. बॉन्ड भर के मतलब कि भाई तू प्रॉमिस करके दे कि तू 10 लाख रुपए भरेगा, लेकिन अगर तू कुछ तारीख को कोर्ट में अपीयर हो गया तो तेरे को पैसे देने की जरूरत है. सो प्राइमरली बॉन्ड में देयर वुड बी अ प्रॉमिस, बट आपने कोई काम करने को बोला था, अगर आपने वो काम कर दिया तो प्रॉमिस, तो पैसे देने की जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? क्यों पढ़ रहे हैं हम बॉन्ड? इसके ऊपर इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट बेटा? It means a written promise to pay money with a condition that if specified act is performed. एक शर्त, एग्जाम में एग्जाम्पल लिख के आना. ठीक है, it means a written promise to pay money with a condition that if specified act is performed, then promise to pay money shall become what? It also means, हाँ ये भी होता है, through it also means a promise through which a person promise to transfer what बेटा? Grain or produce of agriculture to another person. ये कब होता है? ये कब होता है? किसान लोग करते हैं जब वो बैंक से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं. तो इस टाइप का प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैं आपका लोन क्लियर नहीं, मैं आपको जितना प्रोड्यूस होगा मेरे फसल में, मेरे खेत में, मैं उसका आधा आपको दूंगा. उसका मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, मैं आपका लोन 10 लाख रुपए का रीपे कर दूंगा. पहले मेन प्रॉमिस होना चाहिए मनी का. लेकिन अगर मैं आपके पैसे नहीं दे पाया तो मैं आपको अपनी आधी फसल क्या कर दूंगा? आपको दे दूंगा. सो किसान जो है प्रॉमिस करता है, किस चीज का प्रॉमिस करता है? कि मैं आपको अपने एग्रीकल्चर का या अपने टोटल प्रोड्यूस का, फसल का, मैं क्या दूंगा आपको? एक सर्टेन पार्ट दूंगा. वो भी क्या हो सकता है? इवन दैट कैन बी अ बॉन्ड. नेक्स्ट क्या है बच्चों? लीज के अंदर 3 चीजें आती हैं बच्चों. लीज के अंदर कितनी चीजें आती हैं? 3. पट्टा, टोल्स और कबूलियत. लीज के अंदर कितनी चीजें आती हैं? पट्टा, टोल्स और कबूलियत. कबूलियत सॉरी.
सो लीज का मतलब क्या होता है? अपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन नंबर 105 में पढ़ी है क्या? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ व्हाट बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर करना अगेंस्ट अ प्रीमियम, अगेंस्ट अ प्रीमियम इज व्हाट? इज लीज। तो ये लीज तो अपने सबको पता है। तो लीज का मतलब होता है लीज जहां पे ट्रांसफर, एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी का क्या करता है? पोजेशन ट्रांसफर करता है। और उसके अलावा और क्या क्या है? तीन चीज। पट्टा। व्हाट इज पट्टा? नहीं पता? पट्टा बेसिकली पहले चलता था जब भारत आजाद हुआ था। इनफैक्ट सन 1995 तक भी पट्टा, या सन 2000 तक भी पट्टा चला है। पट्टे में क्या होता था? सरकार गरीब किसानों को क्या देती थी? सर, क्योंकि अपने यहाँ पे कल्टीवेशन का बहुत प्रॉब्लम था, अगर आपको पता हो। आज हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 है गेहूं प्रोड्यूस करने में। और बोलते हैं पंजाब अकेले इतना गेहूं प्रोड्यूस कर सकता है कि वो पूरे वर्ल्ड को खिला सकता है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पंजाब अकेले इतना गेहूं प्रोड्यूस करता है, सिर्फ पंजाब अकेले इतना गेहूं प्रोड्यूस करता है कि वो पूरे वर्ल्ड को गेहूं खिला सकता है। सो बट एक टाइम पे हम क्या थे? अगर आपको बताओ, लाल बहादुर शास्त्री का टाइम पे जय जवान जय किसान जब बोलते थे, तो बच्चों जय किसान क्यों बोलते थे? क्योंकि इंडिया के पास खाने के लिए गेहूं था ही नहीं, चावल था ही नहीं, अमेरिका से मंगाते थे हम लोग। ठीक है। नाउ तो बच्चों उस समय क्या हुआ? इंडिया के पास गरीबी थी, और गरीबी इतनी थी कि लोग जमीन खरीद नहीं पाते थे खेती करने के लिए। तो सरकार ने पट्टा देना शुरू किया। पट्टा देना शुरू किया मतलब कुछ किसान लोग जो गरीब लोग हैं, देखते थे वो एलिजिबल हैं, कुछ क्राइटेरिया थे, अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल करते थे तो सरकार आपको क्या देती थी? जो उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता था, जो उस डिस्ट्रिक्ट का क्या होता था, वो आपको जमीन दे देता था। 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन आपको देता था। और आपको क्या करना होता था? आपको खेती करनी होती थी। और खेती करने के बाद 50%, 60% जो भी वहां पे क्या होती थी, प्रोड्यूस होती थी, फसल होती थी, उतना शेयर आपको किसको देना होता था? गवर्नमेंट को देना होता था। उतना पर्टिकुलर शेयर आपको किसको देना होता था? गवर्नमेंट को देना होता था। इट वॉज अ काइंड ऑफ पट्टा। जो दिया था वो क्या था? लीज था। लेकिन लीज का कंसिडरेशन कैश था या अदर देन कैश था? अदर देन कैश। ठीक है, तो वो पट्टा है। आपने देखना कई लोग, अगर आपके दोस्त वगैरह किसान होंगे तो आपने पूछना कि जमीन खरीदी थी, तो वो बोलेगा नहीं जमीन खरीदी नहीं थी यार, शुरू में पट्टे में मिली थी हमारे दादाजी को। किसे मिली थी? और फिर बच्चों आपको पता है इंडिया में इलेक्शन होते गए, राजनीति बढ़ती गई, तो वो पट्टों को क्या कर दिया गया? परमानेंट कर दिया गया। मतलब जिन लोगों को पट्टे दिए थे उनको इस जमीन का क्या बना दिया? ओनर बना दिया। फर्स्ट। सेकंड इज टोल्स। व्हाट इज टोल्स? अच्छा, टोल मूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी? टोल कलेक्ट करने का राइट इमूवेबल प्रॉपर्टी ना। जो भी चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच्ड हैं, जो जो राइट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच्ड हैं, वो भी क्या है? तो रोड के ऊपर टोल कलेक्ट करते हैं ना, तो बच्चों ये टोल क्या होते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आपको पता है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकालती है सरकार। आप देखिए, इनफैक्ट पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड हाईवेज है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ठीक है, क्यों है इतना अच्छा मैनेज्ड? सरकार टोल के टेंडर निकालती है। अब टेंडर ऐसा है, मेरे हिसाब से लास्ट ईयर ही शायद टेंडर रिन्यू हुआ है मुंबई के इसका हाईवे का। सो कुछ 2 साल के लिए दिया है लीज पे टेंडर। मुंबई गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो टेंडर क्या, वो टोल क्या दिया है? लीज पे दिया है। 2 साल के लिए 2,500 करोड़ रुपए। तो मतलब जिस बंदे ने वो, तो, तो मैंने फॉर एग्जांपल मान लो मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने क्या किया था? लीज के लिए अप्लाई किया था। किसके लीज के लिए? टोल के लीज के लिए। तो मैंने गवर्नमेंट को कितना अपफ्रंट पेमेंट कर दिया? 2,500 करोड़ तो मैंने सरकार को दे दिया है। अब मेरी जिम्मेदारी क्या? सरकार ने मेरे को 2 साल के लिए क्या दे दिया है? टोल लीज पे दे दिया। अब मुझे क्या करना है? 2 साल तक मैं टोल कलेक्ट करूंगा। सबसे पहले तो मुझे अपना 2,500 करोड़ कलेक्ट करना है। 2,500 करोड़ कलेक्ट करने के बाद
मुझे प्रॉफिट भी कमाना है और प्लस पूरा जो स्ट्रेच है हाईवे का कुछ 70-80 किलोमीटर का जो वाशी के पहले से लेके अपने ये इसके बाद इंदिरा कॉलेज के आगे के बाद जितना भी स्ट्रेच है वो मुझे पूरा क्या करना है, मेंटेन करना है। मेंटेन ऐसा करना है कि पूरी रोड में एक इतना सा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट, मैंने क्या लीज पे लिया है, टोल। तो क्या मैं बोल सकता हूं टोल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लीज। और टोल के ऊपर, टोल का जो लीज का अग्रीमेंट है, टोल का जो अग्रीमेंट है उसके ऊपर भी क्या लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी। एंड थर्ड इज कबूलियत। थर्ड इज, नाउ व्हाट इज कबूलियत? शुभम को मैंने अपना फ्लैट रेंट पे दिया है। शुभम को मैंने अपना फ्लैट क्या दिया है, आई हैव ग्रांटेड शुभम लीज, आई हैव ग्रांटेड शुभम विद अ लीज ऑफ माय पर्टिकुलर फ्लैट। तो हमारे बीच में ऐसा कोई लीज डीड नहीं हुआ है, बट शुभम ने एक पेपर पे लिख के दिया है कि दुष्यंत सर के फ्लैट पे मैं पिछले 2 साल से रह रहा हूं और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं 2 साल और रहूंगा। तो क्या है ये, दिस इज कबूलियत। दिस इज व्हाट बेटा, even this is an instrument and it will be chargeable with, even this is an instrument and it would be chargeable with what beta, it would be chargeable with the stamp duty. So देखिए lease is what beta, is transfer of, lease is transfer of possession of which property, and it includes what beta, number one patta, land given by the collector of the district to farmer against what beta, share of produce. Tolls, the instrument through which what beta, tolls are given on let, on let मतलब रेंट पे बाबा, लीज पे। और तीसरा क्या है, कबूलियत, एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ पर्सन एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज। तो ये तीनों किसके अंदर आ जाएगा? सो जो नॉर्मल लीज है, एक बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर करता है, वो तो लीज है ही है। उसके अलावा टोल, पट्टा और कबूलियत भी क्या है, लीज है। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, जो मेरा अगला डिस्कशन आपके साथ होगा दैट वुड बी ऑन रिसीट। एक बार एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए इसका डेफिनेशन आया था। लीज का डेफिनेशन हैड कम फॉर कितने मार्क्स बच्चों? लीज का डेफिनेशन हैड कम फॉर 6 मार्क्स इन द एग्जाम। हाँ, रिसीट, मैंने क्या बोला, सॉरी, रिसीट, रिसीट। सो नाउ व्हाट इज रिसीट बच्चों, ध्यान से देखिए। अब बच्चों चीज एक ही है रिसीट, बस बट उसको स्टैम्प पैक ने इतनी बार घुमा घुमा के सेम चीज लिखी है बच्चों। एक ही चीज है लीज। रिसीट इज नथिंग, it's an acknowledgement that a person has received money in satisfaction of debt. करेक्ट है? इट्स एन, अब यहां पे एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न एंड साइन। इट्स विच इज एक्नॉलेजमेंट बच्चों, इट्स अ रिटर्न एंड साइंड एक्नॉलेजमेंट stating that, stating what, stating that a person has received money against what, in satisfaction of the debt। मुझे ऋत्विक से 10,000 रुपए लेने थे। कितने लेने थे? मैं क्रेडिटर हूं, ऋत्विक क्या है, I am the creditor, Ritvik happens to be the debtor. So what Ritvik did? He paid my 10,000 rupees. इसने मुझे क्या दे दिया, मेरे 10,000 रुपए दे दिए। मैंने इसको एक पेपर पे लिख के दे दिया कि ऋत्विक ने मेरे 10,000 रुपए मुझे वापस कर दिए। That's it. ये जो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब स्वीकार करके लिखा है मैंने, सर्टिफिकेट दिया कि हाँ भाई मेरे को पैसा मिल गया, क्या है ये? सेम, इट्स अ रिटर्न एंड साइन एक्नॉलेजमेंट दैट अ पर्सन हैज रिसीव्ड मूवेबल प्रॉपर्टी in satisfaction of his debt। दूसरा क्या है बच्चों, व्हाट इज सेकंड? इट्स एन एक्नॉलेजमेंट दैट स्टेट्स, एक एक्नॉलेजमेंट है जो क्या बोलता है, जो ये बोलता है कि एक बंदे को क्या मिल गया है, एक बंदे को, ऋत्विक ने क्या दिया मुझे, इससे मुझे 10,000 रुपए लेने थे, ये 10,000 रुपए तो नहीं दे पाया बट इसने मुझे सोने की चेन दे दी, तो मैंने इसको क्या दे दिया, एक पेपर पे लिख के दे दिया कि हाँ भाई ऋतिक, ऋतिक तूने मुझे मेरा पैसा क्लियर कर दिया, तूने मेरी डेट क्या कर दी है, सेटिस्फाई कर दिया। क्या है ये, व्हाट इज दैट, दैट्स अ रिसीट। नंबर 2,
थर्ड, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट, अगेन सेम, रिटन एंड साइन एक्नॉलेजमेंट, जो क्या बोलता है, जो बोलता है कि डिमांड, पार्ट ऑफ डिमांड हैज बीन satisfied. It's an instrument that states what, beta? It's an instrument that states what? That states demand, part of a demand has been satisfied. समझना? ऋत्विक से मुझे कितने लेने थे? सेम एग्जाम्पल, ऋत्विक से मैं मुझे कितने लेने थे? 10,000, ऋत्विक ने मुझे 5,000 दिए. सो क्या हुआ? मेरी डिमांड कितने की थी? 10,000 की थी. इसने पूरी डिमांड सेटिस्फाइड की या पार्ट ऑफ डिमांड सेटिस्फाई की? He satisfied what? And not entire demand, but he satisfied what? Part of the demand. So it's an acknowledgement that states, it's an acknowledgement that states what? Demand, part of demand has been satisfied. That's it. Demand, part of demand has been clear है? अरे हाँ है ना? Ordinary cash memo issued by shopkeeper. Ordinary cash memo issued by a is what? आपने सामान खरीदा, मैंने आपको एक कैश मेमो दे दिया. What is that? That is also a receipt. Any acknowledgement, कोई भी acknowledgement जिसमें इस इंसान ने क्या लिखा है? That he has got money. उसको क्या मिल गया है? पेमेंट मिल गई है. और उसके ऊपर उसका क्या है? साइन है. नाम है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्या है? जिसको पैसा मिला है उसका नाम है, नाम नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक पेपर पे लिख के दिया है कि आई हैव गॉट व्हाट आई हैव गॉट मनी. व्हाट्स दैट? What's that? That's a receipt. What's that? That's a receipt. Is that clear? अगर कोई इंसान ₹20 कैश में रिसीव करता है, ₹20 या उससे ज्यादा, कैसे रिसीव करता है? अगर कोई इंसान ₹20 या उससे ज्यादा किस में रिसीव करता है? कैश में रिसीव करता है. या फिर ₹500 या उससे ज्यादा कैसे रिसीव करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट के थ्रू रिसीव करता है. और जो पे कर रहा है पैसा, वो क्या कर रहा है? अगर आपने 25 रुपए का डेयरी मिल्क मेरे से लिया है और पैसे आप कैसे दे रहे हो? कैश में दे रहे हो, और आप मुझसे मांग रहे हो कि सर मुझे रिसीट चाहिए. अगर आपने मुझे चेक दिया है 500 रुपए या उससे ज्यादा का, और आप मुझसे मांग रहे हो कि सर मुझे चाहिए रिसीट, तो इन दोनों केस में शॉपकीपर या जिसने पेमेंट एक्सेप्ट की उसकी जिम्मेदारी क्या है? ही हैज टू इश्यू अ. और बच्चों, तो आप देख रहे हो रिसीट की डेफिनेशन नैरो है या वाइड है? इट्स अ वाइड डेफिनेशन. इट्स अ वाइड डेफिनेशन. मतलब बहुत इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है? इंक्लूसिव है ना. बहुत सारी चीजों को क्या कर रही है? इंक्लूड कर रही है. भाई साहब क्यों इंक्लूड कर रही है? कैन समवन लेट मी नो? होले होले. क्योंकि रिसीट का स्कोप जितना ज्यादा बढ़ेगा, क्या नहीं, से सरकार के रेवेन्यूज उतने ज्यादा बढ़ेंगे. Receipts are subject to what, beta? Receipts are subject to the payment of what? Stamp duty. Is that clear to everyone? So मैंने जितना समझाया आप उतना लिख के आ सकते हो एग्जाम में 6-7 पॉइंट्स. अगर उतने लिख दिए तो मोर देन इनफ है. ठीक है, बाकी नोट्स में देख लेते क्या लिखा है. It means an instrument through which a person accepts that he has received money, check, promissory note या bill of exchange. कुल मिला के उसने क्या रिसीव किया है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा पेपर जिसमें एक इंसान लिख देता है, क्या लिख देता है? कि उसने कुछ ना कुछ तो उसने पेमेंट एक्सेप्ट करी है, चाहे कैश में, चाहे चेक में, चाहे प्रॉमिसरी नोट के थ्रू. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ पर्सन एक्सेप्ट दैट व्हाट, बेटा? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक बंदा एक्सेप्ट करता है कि इसको क्या कैश नहीं मिला है, बट उसको क्या मिला है? कुछ तो प्रॉपर्टी मिली है, मूवेबल प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? किस चीज के लिए मिली है मूवेबल प्रॉपर्टी? उसके डेट्स को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए. तीसरा, it's an instrument through which it is accepted, it is acknowledged. What is acknowledged?
It is an instrument through which a demand part of demand is accepted to be satisfied. समझना, demand part of demand is accepted, is acknowledged to be what beta? Satisfied. Any other instrument that shows acknowledgement, whether signed with name of person or not. एक मिनट, with name of person or not. Any acknowledgement मतलब कोई भी रिटन एक्नॉलेजमेंट जिसमें क्या है, एक इंसान का साइन है जिसमें वो ये लिखता है कि मुझे पैसा मिला है. अब वो खुद का नाम लिखे या ना लिखे, बट उसका क्या होना चाहिए, अगर साइन है, दैट बिकम्स व्हाट, दैट एक्नॉलेजमेंट बिकम्स व्हाट, रिसीट. An ordinary cash memo issued by to another person selling the goods or other merchandise is not a receipt. वो रिसीट नहीं है. सर आपने तो बोला रिसीट है, आपने गलत पढ़ाया सर, बाहर में जाओ. Unless it contains an acknowledgement of receipt of money. पूरा पढ़ने के बाद कंक्लूजन ड्रॉ करो. सो एक ऑर्डिनरी कैश मेमो जो दुकानदार इश्यू करता है जनरल सामानों को बेचने के बाद, गुड्स या मर्केंडाइजेस को बेचने के बाद, वो रिसीट नहीं है. लेकिन कब तक रिसीट नहीं है? अगर उसने कैश मेमो इश्यू किया है और उसमें लिखा है जय जी ने जियो और जी ने दो, दैट इज नॉट रिसीट. बट उसने लिखा है कि शाम को मैंने 20 रुपए की सिगरेट बेची है और उसने मुझे पैसे दिए हैं, व्हाट इज दैट? रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, दैट इज अ रिसीट. A letter acknowledge, a letter acknowledging that receipt, the receipt of money or check is a receipt. A document merely saying that signatory has received a sum of rupees 500. मतलब ये एग्जांपल है, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सिग्नेटरी मतलब जो डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, साइन कर रहा है, उसको कितना मिला है. सिर्फ मैं किसी पेपर पे इतना लिख के दूं कि चिंतामणि ने मेरे नोट्स खरीदे एंड ही हैज पेड मी 200 रुपीस और मैंने साइन कर दिया, व्हाट इज दैट? दैट्स अ रिसीट. अपने स्कूल में फाइन लगता था 50 रुपए 100 रुपया, उसके अगेंस्ट कभी रिसीट नहीं मिलता था. बट इफ दे गिव अस रिसीट कि भाई दुष्यंत जैन को 50 रुपए का फाइन है क्योंकि ये टिफिन पूरा नहीं खाया इसने, तो भाई ऐसा कभी होता ही नहीं था. अगर ये टिफिन है ऐसा और यहाँ पे तेल भी लगा रहता था थोड़ा सा, पूरा सब्जी खाने के बाद तो तेल भी अलग से निकाल के चाट लेता था बच्चा. माँ के हाथ के खाने का प्यार. सो जो इवन दैट इज व्हाट बेटा, इवन दैट इज अ रिसीट. अंडर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट, कौन सेक्शन के अंदर? एनी पर्सन रिसीविंग एनी मनी एक्सीडिंग रुपीज, अच्छा दैट इज एक्सीडिंग रुपीज 20, मैंने क्या बोला 20 और मोर नहीं, एक्सीडिंग रुपीज 20 से ज्यादा, और बिल ऑफ एक्सचेंज चेक प्रोमिसरी नोट फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 500, मैंने 500 या मोर बोला बट नहीं 500 से ज्यादा. इन सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग रुपीज 500 इन वैल्यू. तो एक मिनट, क्या हो रहा है, अगर कोई इंसान कैश कितने का रिसीव करता है 20 से ज्यादा, चेक प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का रिसीव करता है 20 से ज्यादा, या फिर सामने वाला कैश नहीं दे पा रहा है, तो क्या मिल रहा है उसको, इसको मेरा लोन चुकाना है बट कैश नहीं दे पा रहा है, तो इसने अपनी घड़ी दे दी, घड़ी की वैल्यू कितनी है 500 से ज्यादा. किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो बंदा रिसीव कर रहा है, शैल ऑन डिमांड बाय द पर्सन पेइंग और डिलीवरिंग सच मनी, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉपर्टी, गिव अ ड्यूली स्टैम्प्ड रिसीट फॉर द सेम. तो जो बंदा आखिरी में सेक्शन 30 ने ऑब्लिगेशन डाल दिया कि रिसीट, स्टैम्प्ड रिसीट देने की जरूरत कब है, नॉर्मल केस में या फिर 20-500. तो अगर मैं सुनो ध्यान से, कोई भी इंसान अगर कितने रुपए कैश में मिल रहे हैं, 20 रुपए कैश में मिल रहा है, आप मेरे से कोई सामान खरीद रहे हो 25 रुपए का, या फिर आप मुझे क्या दे रहे हो, चेक दे रहे हो 500 रुपए से ज्यादा का, या फिर ना आप मुझे कैश दे रहे हो ना चेक दे रहे हो, आप मुझे क्या दे रहे हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो कितने रुपए ज्यादा की. तो इन तीनों केस में अगर आपने मुझसे, जो बंदा पे कर रहा है, डिलीवर कर रहा है प्रॉपर्टी, वो बंदा अगर मुझसे डिमांड करे तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू पे व्हाट बेटा, इज टू इश्यू ड्यूली मतलब सही रेट से पे की गई क्या बच्चों, स्टैम्प्ड रिसीट. स्टैम्प पेपर लगा के, मतलब स्टैम्प्ड रिसीट मुझे आपको पे करनी है. इज दैट क्लियर? लेकिन कब, जब आप क्या करें, डिमांड करें. इफ यू डोंट डिमांड एनीथिंग तो मैं आपको ऑर्डिनरी कैश मेमो भी दे सकता हूं बिना रिसीट के, बिना स्टैम्प के. यस सर, बिना स्टैम्प के रिसीट दी की तो वो क्या इलीगल है, वो हम कल देखेंगे बच्चों. ठीक है, आज के लिए बस करेंगे.